आपको दो टोक जवाब दे दूं, ना कोई डील होगी और ना ही ढील मिलेगी। शरीफ खानदान को मुशर्रफ से मुआफी दिलाना बहुत बड़ी गलती थी। लिबनानी वजीर आजम का हाथ खड़े करके एतराफ। फवाद चौधरी कहते हैं साद हरीरी ने इमरान खान से कहा पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को एनआरओ की बाज़गश्त है। नवाज शरीफ ने कोई वादा पूरा नहीं किया जिस पर सख्त शर्मिंदगी हुई। असद उमर बोले साद हरीरी ने कहा कि आइंदा एनआरओ नहीं कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे की अपोजिशन रहनुमा के नाम चिट्ठी। ट्रेज़ा मे ने ब्रेक्जिट मुआहिदे पर जेरेमी कॉर्बन की तरामीम को खुश आइंद करार दे दिया। कहती हैं दोनों जमातों को आयरिश वार के मसले पर मुज़ाकरात करना होंगे। इस्लामिक सेंटर अल-फौद में हुज्जाज कराम और उमरा ज़ायरीन की तरबियत के लिए सेमिनार्स का एहतमाम। हज और उमरा ट्रेनिंग का इनेकाद खुश आइंद है, शुरका का इज़हार ख्याल। लंदन के इलाके हौसलों में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का सालाना चैरिटी डिनर। तकरीब में मुस्लिम कम्युनिटी की फलाह के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम। पीटर्सफील्ड में पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से तकरीब। शुरका का कश्मीरी शहदा को ज़बरदस्त खराजी तहसीन। तकरीब के मेहमान खुसूसी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन थे। लंदन में कश्मीरी रहनुमाओं मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी पर तकरीब का इनेकाद। शुरका की जानिब से कश्मीरी शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। भारत से कश्मीरी शहदा के जस्तिखा के वरसा के हवाले करने का मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट शहीद की 35वीं बरसी। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा पार्टी में शटडाउन हड़ताल। मकबूल भट्ट ने कश्मीरी तहरीक आज़ादी को अमर कर दिया। मिशाल मलिक का मकबूल भट्ट शहीद को खराज अक़ीदत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे गैस का इंतजार, शहरी है लाचार, नहीं चल रहे अमूरे खानादार, लेकिन क्या करे शोहरे नामदार। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं महक असलम। 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को मुशर्रफ से एनआरओ किसने दिलवाया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में अंदरूनी कहानी बता दी। ट्विटर पैगाम में लिखा लिबनानी वजीर आजम ने हाथ खड़े करके कहा कि नवाज शरीफ को एनआरओ दिलवाना बड़ी गलती थी। उन्होंने एक कमिटमेंट भी पूरी नहीं की, मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई। मजीद लिखा वजीर आजम ने साद अल हरीरी को बताया पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को एनआरओ की बाज़गश्त चल रही है। नवाज शरीफ ने एनआरओ कैसे लिया? नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ से एनआरओ दिलवाने में कौन सी शख्सियत मुतहरिक थी? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वजीर इत्तलात ने ट्वीट में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ से एनआरओ दिलवाने वाले लिबनानी वजीर आजम साद अल हरीरी थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में वजीर आजम के दौरे दुबई के दौरान साद अल हरीरी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठा दिया। इमरान खान और साद अल हरीरी की मुलाकात में नवाज शरीफ के एनआरओ का तस्करा छिड़ गया तो वजीर आजम ने साद अल हरीरी को बताया कि पाकिस्तान में फिर नवाज शरीफ को एनआरओ की बाज़गश्त है। जिक्र जब नवाज शरीफ के एनआरओ का चल निकला तो लेबनानी वजीर आजम ने भी अपनी गलती का एतराफ कर लिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि साद अल हरीरी दोनों हाथ उठाकर बोले शरीफ खानदान को माफी दिलवाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। साद अल हरीरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने एनआरओ के बाद एक कमिटमेंट भी पूरी नहीं की जिस पर उन्हें सख्त शर्मिंदगी हुई।
आले शरीफ एनआरओ के लिए तड़प रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शर्म हया की दवाली होती तो शहबाज शरीफ खुद मुस्ताफी हो जाते। शहबाज शरीफ को शर्म हया का सबूत देते हुए चेयरमैन पीएससी के ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन भिजवाने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। आले शरीफ के लिए हर रोज एक क़यामत बर्पा होती है। जमहूरियत की भड़के मारने वालों से जेल का एक मच्छर बर्दाश्त नहीं होगा। आपने राम राम सपना पराया माल अपना के तहत पाकिस्तान के खजाने को, पाकिस्तान के स्टेट बैंकों को, पाकिस्तान के तमाम बैंकों को आपने पिछले 40 सालों में इस तरह लूटा है जिस तरह डाकू भी जो है वो खुलेआम पड़ी हुई चीज को भी है वो नहीं लूटता। लेकिन आप 3 दफा वजीर आजम रहे, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं, कायद हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी तरफ से कुछ शिकायत आए। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर आज़म के अपोजिशन रहनुमा के नाम चिट्ठी। टीज़ा मे ने ब्रेक्जिट मुआहदे पर जेरेमी कॉर्बिन की तरमीम को खुश आइंद करार दे दिया। कहा दोनों जमातों को आयरिश बॉर्डर के मसले पर मुज़ाकरात करना होंगे। इस खत में टीज़ा मे का मजीद क्या कहना था, जानिए इस रिपोर्ट में। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वजीर आजम टीज़ा मे की जमात और अपोजिशन लेबर पार्टी ने बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी पर इतफाक कर लिया, मगर जेरेमी कॉर्बिन की तरमीम को मद्देनजर रखते हुए ब्रेक्जिट मुआहदे में तब्दीलियां करना टीज़ा मे के लिए मुश्किल हो गया। वजीर आजम टीज़ा मे ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन को खत लिखा जिसमें टीज़ा मे ने अपोजिशन रहनुमा की जानिब से पेश करदा तरमीम को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि अपोजिशन जमात किसी इलेक्शन और दूसरे रेफरेंडम के हक में नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में है। टीज़ा मे ने कहा कि वो लेबर पार्टी के साथ मिलकर आयरिश बैकस्टॉप बॉर्डर के मसले को हल करना चाहती हैं। टीज़ा मे ने खत में कहा कि बरतानिया मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार करेगा, मगर अब जरूरत है इस मुआहदे की जो आयरलैंड की आवाम के साथ किए गए हैं। हमारे वादों का एहतराम करे जिसको पार्लियामेंट की हमायत हासिल हो और जिसकी बिना पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात हो सके। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि अगर टीज़ा मे ब्रेक्जिट के इस मुआहदे पर पार्लियामेंट से हमायत हासिल करने में नाकाम रही तो इस सूरत में आम इंतखाबात होने चाहिए। ब्रेक्जिट तरमीम पर वोटिंग गुज़िश्ता माह के आखिर में हुई थी। रहनुमा लेबर पार्टी एमसी सीमा मल्होत्रा कहती हैं कि नो डील ब्रेक्जिट से बचने के लिए पार्लियामेंट आर्टिकल 50 के इल्तवा के खिलाफ बिल पास करेगी। लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। हमारे साथ लंदन में लेबर पार्टी की एमपी सीमा मल्होत्रा साहिबा मौजूद हैं, जो कि सारी कार्रवाई ब्रेक्जिट की जो है ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट के अंदर होती है, सारी कार्रवाई को ये देख भी रही हैं और क्लोजली मॉनिटर भी कर रही हैं और लेबर पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू इनके पास है। इनको सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ब्रेक्जिट की इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल पार्लियामेंट के अंदर क्या है। जी सीमा। Well, this week the Prime Minister has gone to Brussels. She is hoping to make some changes to her deal. There is no sign yet that they will agree to any changes because last time she was there she shook on that deal and they believe that she should stay with her word. They are saying they may look at negotiating more on how the future will look like, and in that I would support them doing that because I believe that's very important. Britain must know where it's going as well as what it's leaving. In addition, the leader of the Labour Party, Jeremy Corbyn, has written to the Prime Minister. He has said that any deal must keep our environmental standards, our consumer standards, our employment standards, and make sure that we don't affect negatively our trade with other European countries. We should also have a customs union. These are very important matters. We do not want business to be affected. We do not want families to become poorer. These are the matters being debated in Parliament this week. 14 फरवरी को क्या होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि उस दिन जो है वो एक फाइनल ड्राफ्ट पेश किया जाएगा एमपीज़ के सामने, क्या होने जा रहा है? We are waiting for the Prime Minister to come back from the European Union. We don't know yet whether she will bring back a deal. Otherwise, she will be making a statement in Parliament and they will be tabling a motion for Parliament to debate. We expect there to be some votes on Thursday. But what we are now expecting is that the Prime Minister will delay any big votes for another 2 weeks because she has not had the agreement that she has
told the British people she will get. अगर कुछ नहीं होता तो 29 मार्च जो आ रही है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर मैं कहूँगा, तो 29 मार्च को क्या होगा अगर सूरत हाल ऐसी रही तो? If there are more delays, Parliament, I believe, will call for us to extend the Article 50 notice. This means that they will push back. We are calling for this to push back March 29th. I was in the European Union. How long? Up to 3 months at the moment. I was in the European Union last week with our select committee. I spoke directly to the European Commission, European Parliament. Because the European Parliament elections are coming, that means that the Parliament will be a new Parliament from July the 2nd. If we leave and we don't have European elections, we cannot sit in that new Parliament. That's why the end of June would be the deadline. Anything further than that, we would have to have European elections. And that's why this is now a matter of big concern for us and the European Union. इस्लामिक सेंटर इल्फ्रिड में हज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन की तरबियत के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने की। तफसीलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। हज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन की तरबियत के लिए लगाए गए ट्रेनिंग सेशन में मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि हज के लिए लाजिम है कि आपको इसके ज़रूरी मसाइल से मुकम्मल आगाही हो। बदकिस्मती से कुछ इदारे आगाही की बजाय सबज बाग दिखाने का काम करते हैं। इस मौका पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इस्माइल और दीगर का कहना था कि दियारे गैर में हज और उम्रा के हवाले से इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद होना इंतहाई खुश आइन है। जो उम्मे आयशा ने ये प्रोग्राम जो हमारे मौलाना ने रखा है, इसका मेन मकसद ये है कि लोग जब इतना बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं तो उसको सीख कर जाएँ और समझ के जाएँ और इसके लिए पूरी पहले ट्रेनिंग लें, तो ये इंसानों के लिए बेहतर होगा ताकि जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें पूरी कामयाबी मिले। अल्लाह इसकी हमें समझ दे और तौफीक दे। आज बड़ी खुशी हो रही है, मैं देख रहा हूँ हज और उम्रा की जो शहादत ले रहे हैं वहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह, उनके लिए वहाँ पर कैसे वहाँ परफॉर्म करना हज और उम्रा, ये अल्लामा इस्माइल साहब काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं इस बेसिस पर। सो इट्स वंडरफुल टू नो जब भी कोई जाए जहाँ पर मेक श्योर वो जो रेप्यूटेबल कंपनी के साथ जाए वहाँ पर, सो दैट वो हज और उम्रे के परफॉर्मेंस वो अच्छी तरीके से करें। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को मुकम्मल अहकाम के साथ अदा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे आयशा ऑर्गेनाइजेशन जो है ओवरसीज़ के लिए बहुत काम कर रही है और उन्होंने ये एक स्टेप उठाया है कि बहुत सारे लोग बरतानिया यूरोप से जाते हैं और काफ़ी उनको मुश्किलात मिलती हैं। बाज़ दफ़ा एक तो ये है कि मसाइल का इल्म नहीं होता और वहाँ भी कुछ ऐसे लोगों के साथ यहाँ से रब्ता होता है कि वो फैसिलिटीज़ जो लोग कहते हैं उनको वो नहीं मिलती वहाँ, तो फिर वो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं। तो हमने कहा कि हम हुज्जाज कराम और उम्रा करने वालों के लिए गाइडेंस दें, उनको तरबियत दें, उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो किसी सही फर्म के साथ, सही कंपनी के साथ जो है वो जाएं ताकि इस तरह की दुश्वारियां पेश ना हों। हज और उम्रे के मुताबिक ताकि हम जानना चाहें कैसा हज और उम्रा होता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, तो जो कॉमन सवाल है हमें जवाब नहीं मिलते, यहाँ आके हम जवाब ले सकते हैं। और जो मौलाना साहब है इनसे सवाल करके इनके सवालों का जवाब भी दिया जाता है कि हम कैसे जा सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं या कि अकेले जा सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये टॉक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ट्रेनिंग के दौरान ज़रूरी मसाइल के साथ साथ एहराम बांधने का तरीका और एहराम की शराइत के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब के साबिक वज़ीर राना मशहूद की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई फिक्स मैच लग रहा है, ऐसा करके अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में राना मशहूद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की टीम पाकिस्तान को लूट रही है। मदीना की रियासत का झांसा देकर अबू जहल की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। साबिक सूबाई वजीर ने नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि सेनेटर कामरान माइकल के खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। कमरुल इस्लाम राजा को 5 माह बेगुनाह जेल में रखा, इसका जिम्मेदार कौन है? एक पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने सारी उम्र हलाल खाया। मैं कमरुल इस्लाम राजा को जाती तौर पर जानता हूँ, मेरे साथ वो एजुकेशन के अंदर काम करते रहे। पेफ के वो चेयरमैन थे, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी को वो हेड करते थे। एक इंतहाई शरीफ नफीस इंसान, उसको आपने
सिर्फ अपनी जाती अना को करने के लिए आपने उसको जेल में डाला। आज उसके खानदान पे जो गुजरी उसका जिम्मेदार कौन है? राना मशहूद ने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी अगर डील करनी होती तो वो लंदन से बेगम कलसूम नवाज साहिबा को बिस्तरे अलालत पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आते। अगर डील करनी होती तो वो नाअहलियत से बचने के लिए उस वक्त इस्तिस्ना की भी ऑप्शन उनके पास मौजूद थी, तो उन्होंने तो वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की। तो डील का लफ्ज़ मियां नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नहीं है। और जो डील की बातें कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि अदालतों के अंदर जो हमारे केसेस हैं उन केसेस के अंदर सच सामने आना शुरू हो चुका हुआ है। वो केसेस जो बनाए गए थे उनके अंदर कुछ नहीं है। और लग ये रहा है कि अगर अदालतें कानून के मुताबिक काम करें तो मियां नवाज शरीफ पाबंदे सलासल नहीं रह सकते। इस मौका पर राना मशहूद के हमरा मुस्लिम लीग बरतानिया के रहनुमा इकबाल सिंधु, मलिक शकील, इमरान हुसैन और मारूफ समाजी शख्सियत उमर मलिक भी मौजूद थे। लंदन के इलाके हिंसलो में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की सालाना चैरिटी डिनर की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग कब्रिस्तान और दीगर फलाही कामों के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। हौंसलों में पाकिस्तानियों और मुसलमानों की खिदमत में पेश पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की सालाना तकरीब मुकामी हॉल में हुई, जिसमें मुकामी काउंसलर्स, कारोबारी हजरात और कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हौंसलों के सेक्रेटरी जनरल एहसान शाहिद, MP सीमा मल्होत्रा, मेयर समिया चौधरी, MP रुथ कैडबरी और दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि मसाजिद की देखभाल से लेकर फ्री ओपन किचन और अलग मुस्लिम कब्रिस्तान तक के लिए PWA की कोशिशें काबिले सताइश हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने तंजीम के फलाही कामों की तारीफ की और शानदार फंड रेजिंग इवेंट पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश की। वेरी इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रही है, वो हर एक कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। बिकॉज जिधर पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हॉन्सलो बेस्ड है, जिना सेंटर, वो हैनवर्थ में, मैं वहाँ से वार्ड काउंसलर हूँ और मुझे ईयर्स हो गए हैं देखते कि हाउ हार्ड दे वर्किंग एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट जो हम अपनी कम्युनिटीज़ को एक कम्युनिटी चैनल से चलते हैं और सारी कम्युनिटीज़ की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये पिछले 53 ईयर से लंदन बार ऑफ हॉन्सलो में पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर और तमाम मुसलमानों की मदद कर रही है। इनका जो ख़ास काम है इस बारों के अंदर, आज से 40 साल पहले जब यहाँ पर कोई फौत हो जाता था, जब किसी के पास कोई उनका पाकिस्तान से कोई ख़त आता था, जब यहाँ पर उनको होम ऑफिस का या पुलिस का कोई मामला होता था तो एक ही जगह होती थी, लोग उनके पास उनके दफ्तर में जाया करते थे और वो सारे मामला के लिए उनकी वो रहनुमाई करते थे। हॉन्सलो में 1966 से काम कर रही है और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कम्युनिटी एसोसिएशंस बाहर के मुल्कों में काम करें। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आवाम के मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए ये एसोसिएशंस काम करती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो कब्रिस्तान का मसला था वो हॉन्सलो के मुसलमानों के लिए हल हो गया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ने काफ़ी काम किया हॉन्सलो में, बहुत पुरानी एसोसिएशन है, 1966 से, माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। This is very wonderful evening. The evening for the Pakistan Welfare Association. Also, I'm here with Councillor Shahida Mehban, who's been involved for many years with the association. We've seen the work in the community, working with the council on how to make life better, deal with issues affecting the Pakistani community, wider Muslim community. यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है वो उसका बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है। यहाँ पे जो मौसीकी होती है और ये सब हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो उनको लर्न करने का मौका मिलता है और एक दूसरे से सोशल गेट टुगेदर में एक दूसरे से आपका नेटवर्किंग भी बढ़ता है। ये वाहद ऑर्गेनाइजेशन है जो 60 ईयर से यहाँ पे काम कर रही है। ये तमाम को इकट्ठी करती है और बहुत सारे जो कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं उनको उजागर करते हैं और ताकि ये जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जो UK में जो काम किया जा रहा है PWA के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसे शुरका ने खूब सराहा। तकरीब के आखिर में शुरका की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हंसलो 53 साल से पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर कम्युनिटियों की भी खिदमत कर रही है।
لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسی ایسوسیشن کمیونٹی کی فلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لنڈن، ہنسلو۔ سٹی کالج گلاسکو میں اچانک تمام فائر الارمز بجنے لگے، جس سے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائر الارم بجنے کا واقعہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:20 پر پیش آیا، جس کے بعد تمام طلباء کالج سے باہر بھاگ گئے۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور کالج کو کلیئر قرار دے دیا، جس کے بعد تدریسی عمل دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ افواہ بھی زیر گردش رہی کہ کالج میں مسلح شخص گھس آیا ہے، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور بھی خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ مشرقی لندن میں کشمیری رہنما محمد افضل گرو اور محمد مقبول بٹ کی برسی پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں دونوں شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ اول حمد ثنا الہی مشرقی لندن کے علاقے لیٹن سٹون ہائی روڈ پر منعقدہ تقریب میں وکلاء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ شہید مقبول بٹ اور شہید محمد افضل گرو کی جدوجہد اور شہادت تاریخ کشمیر کا تابناک باب ہے۔ ان عظیم الشان شہداء کی شجاعت اور قربانی ملت کشمیر کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ شرکاء نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ وہ دونوں شہداء کے جسد حاکی ورثاء کے حوالے کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ہفتہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے برطانیہ کے تمام شہروں میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی برطانیہ ہچفیلڈ کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری محمد یاسین تھے۔ مزید تفصیلات اعتزاز عاصم کی اس رپورٹ میں۔ یکجہتی کشمیر کی اس تقریب سے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن چودھری قربان حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس وقت بھوکلاہٹ کا شکار ہے اور بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ وہ برطانوی پارلیمنٹ میں منعقدہ کشمیر کانفرنس کو سبوتاژ کر سکے، مگر ناکام ہوا۔ انہوں نے برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو مسئلہ کشمیر کے بارے آگاہی کے لیے اقدامات کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری محمد یاسین اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، بہت جلد ان ہاؤس تبدیلی متوقع ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی تو پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کے ہر فرم پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتی رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی پاکستانی ہیں اور جتنے انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور جتنا انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے استواب رائے اور حق خود ارادیت کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی اور حق خود ارادے اور استواب رائے کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے۔ دنیا میں آزادی کی تحریکیں ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں، منطقی انجام کو کشمیری بھی انشاءاللہ اپنی منزل حاصل کریں کے رہیں گے۔ میں یہاں برطانیہ میں بسنے والے دوستوں نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ اپنے کنٹریبیوٹ کریں اپنا وقت، اور یہاں کے پارلیمنٹرین سے جو ہے وہ ملیں، جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں، جن کے ووٹ کی وجہ سے وہ جو ہے پارلیمنٹ پہنچتے ہیں، تاکہ وہ اپنے پارلیمنٹس میں جو ہے وہ وہاں مسئلہ کشمیر کو جو ہے اس کی آواز جو ہے اس کو ریز کریں۔ کشمیریوں کے سارے اظہار یکجہتی کے لیے بنایا قائد کشمیر چودھری محمد یاسین صاحب کی قیادت میں، اور یہ طے کیا ہے جب تک ہم آزادی کی منزل حاصل نہیں کر سکتے کل لیتے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جو جلسہ تھا یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم نے منعقد کیا، اور جو انڈیا کشمیر کے اندر ظلم بربرید کر رہا ہے ہم اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلے بھی اور آج بھی یہی ایک جدوجہد جاری تھی اور آج بھی جاری ہے کہ آزاد کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی دلوانی ہے۔
تقریب کے منتظمین نے یکجہتی کشمیر پروگرام میں شرکت کرنے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ انشاءاللہ اسی طرح مستقبل میں بھی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی آواز کو ہر فورم پر بلند کرتے رہیں گے۔ جنوبی افریقہ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ جنوبی افریقہ میں پاکستانی سفارت خانہ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید اور پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر سہیل خان تھے۔ سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ سیمینار سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں شرکاء کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کسی ایک قوم یا خطے کا نہیں بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر میں آئے روز بھارتی مظالم بڑھ رہے ہیں جس پر اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ We're calling for international observers in the line of control. We are also asking for a third party to be involved in the discussions for the implementation of all the resolutions on Kashmir. And after 72 years, I think the people of Kashmir deserve this. We want to congratulate the people of Kashmir for using social media to get the point across, but we also want to ask Pakistan, bring your channels to South Africa and the struggle of Kashmiri people has not stopped. We're fighting for the Kashmiri people. We're showing the solidarity with the Kashmiri people because you resist to exist. And you continue to resist and will continue to resist internationally, inshallah ta'ala. ہمیشہ اللہ کشمیر کی جدوجہد آزادی میں اور اس کی خاطر قربانیاں دینے والے کشمیریوں کے جو ہے وہ ساتھ ہیں، اور ہم یہ پیغام باقی دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا جو یہ فالس کلیم ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا انٹیگرل حصہ ہے۔ سیمینار میں مختلف تنظیموں سمیت تمام مکتبہ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ آخر میں مفتی محمد اکبر ہزاروی کی جانب سے کشمیری عوام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کو 40 سال مکمل ہو گئے۔ اس حوالے سے ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئی جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ یوم انقلاب کی مناسبت سے ایرانی صدر حسن روحانی نے عوام سے خطاب بھی کیا۔ سعودی عرب میں عوامی نیشنل پارٹی کا جرگہ منعقد ہوا جس میں نئی منتخب قیادت سے حلف لیا گیا۔ پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی خان نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا۔ تفصیلات ریاض سے عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والے جرگے میں پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسفندیار ولی خان نے پارٹی ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ANP پختونوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس کے قائدین نے اپنا خون دے کر جمہوری روایات کو قائم رکھا ہے۔ اتحاد اس لیے کہ حکومت کو صحیح سمت دکھائیں اور عوام کو حکومت کا اصلی چہرہ دکھائیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت کو ختم کریں گے تو ہیرو بنے گا۔ کل کو یہی عظیم خان اور کیا ان کا انفارمیشن والا جو وہ یہی چلاتے رہیں گے کہ نہیں جی موقع نہیں دیا، ہمیں موقع نہیں دیا۔ میں تو ہر ایک سے یہی کہتا ہوں موقع دو۔ سعودی عرب میں پارٹی کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید مزمل شاہ نے کہا کہ سعودی عرب میں ANP کے ورکرز نہ صرف پارٹی منشور کے مطابق عمل کر رہے ہیں بلکہ منظم اور متحرک بھی ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوں گے اور ابھی آن لائن ووٹنگ سسٹم شروع ہو گیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ سعودی عرب کی ANP کی جو پارٹی ہے وہ انشاءاللہ کسی بھی دوسرے پارٹی سے یا اوورسیز ANP کی جتنی بھی باقی پارٹیاں ہیں یا تنظیمیں ان سے پیچھے نہیں رہی۔ جرگے میں موجود محمد انعام خان، گوہر علی، سرفروش خان، بہرام خان، سجاد خان، اجمل شاہ، جمیل شاہ اور یار زمان سالار نے ایگزیکٹو باڈی کے عہدیداروں کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ عمان کی دارالحکومت مسقط میں ایک نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت سید ہاشم الگیلانی سجادہ نشین دربار غوث اعظم بغداد شریف نے کی۔ تقریب میں علماء اور مشائخ کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔
عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایک روح پرور تقریب کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت شہزادہ غوث الورا پیر سید ہاشم الگیلانی سجادہ نشین بغداد شریف نے کی۔ تقریب میں علماء و مشائخ اور مقامی لوگوں کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ علماء کے روح پرور خطاب پر محفل درود و سلام سے گونج اٹھی۔ بعد فيقول العارف الذي حاز من الفضائل كل منحة سنية وتحلى بعلم الظاهر والباطن وصار ديدنه وغاية مرماه في النسج الطاهر الذي حبه في القيامة منج من النار المحمية سيدنا جعفر بن حسن من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید ہاشم الگیلانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی اور اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی قد ارسلہ الرحمة المهداة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فعندما نقول محمد غير عندما نقول سيدنا محمد. الأدب من داخل البيت، عندما نقول في حضرة الوالد والوالدة أبي أو أمي أو والدي أو والدتي لا نستطيع أن نذكرها باسمها، لأننا اقتبسنا وأخذنا وتعلمنا هذا من مدرسة سيدنا رسول الله، ومن بعد من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل بيت سيدنا رسول الله إمام سيدنا الحسن، إمام سيدنا الحسين، إمام سيدنا علي. يعني عندما نذكر أسماءهم لا نقول علي ولا حسن ولا حسين ولكن نقول إمام سيدنا علي وإمام سيدنا الحسن وإمام سيدنا الحسين. اپنے خطاب میں سجادہ نشین دربار غوث الاعظم بغداد شریف نے صوفی ازم، صالحین اولیاء اللہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر روشنی بھی ڈالی۔ تقریب میں شامل لوگوں کی کثیر تعداد نے پیر سید ہاشم الگیلانی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، اشرق البدر علینا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور۔ دارالمنور گھمگول شریف سینٹر روشٹیل میں خلیفہ اول سیدنا صدیق ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ اس نورانی محفل میں بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ محفل کا احوال بتائے راجہ واجد اس رپورٹ میں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ دارالمنور گھمکول شریف سینٹر راچڈیل میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں نورانی محفل سجائی گئی، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ محمد اشفاق وارسی اور ننھے نعت خواہ نے اپنی خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام پڑھ کر محفل میں سما باندھ دیا۔ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی اور مولانا قاری محمد سعد سلطانی نے اپنے خصوصی خطاب میں یارغار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک پر مفصل روشنی ڈالی۔ اسلام کی میرے نبی نے دعوت نہ دی، بچپن تھا تو ماں کی گود میں آنے والے صدیق اکبر کے بارے میں ماں سن رہی ہے کہ یہ وہ ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہوگا، یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا۔
मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान, मौलाना कारी नूर मोहम्मद नूरी, मौलाना मोहम्मद सदीक कौसर, साहबजादा शाहिद अख्तर नक्शबंदी समेत दीगर उलमा का कहना था कि बेशक खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। उनका कहना था कि मुसलमानों को चाहिए कि जब भी आपके विसाल का महीना आए तो उस दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फसल हैं, और आपका जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम था वो भी मिसाली था, और आपकी जो काविशें थी वो भी मिसाली थी। शान सिद्दीक़ अकबर के प्रोग्राम में शामिल हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, और इस तरह के प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। इससे हमें तारीख़ इस्लाम का पता चलता है, उन लोगों की कुर्बानियों के बारे में हमें पता चलता है कि जिन्होंने दीन की सही खिदमत की। आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्मत पर बहुत बड़े एहसानात हैं, और उन एहसानात का तकाज़ा ये है कि जब भी आपके विसाल का ये महीना आता है तो इस दिन को मनाया जाए और उनकी सीरत को, उनके फ़ज़ाइल को बयान किया जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा के दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा हो। ये ज़रूरी है हम सब उम्मत पर कि हम आपके साथ तमाम सहाबा के साथ मोहब्बत रखें, बिलखुसूस यार गार यार मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मोहब्बत रखें, और मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि जो तरीक़े आपने अपनाए दुनिया में उन पर अमल किया जाए। हम सब को अल्लाह ताला ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये दिन उस हस्ती मुअज़्ज़म का दिन है जो यार गार रसूल भी हैं, जिनका नाम आसमानों पे खुदा ने सिद्दीक़ रखा। उनका ज़ाती नाम तो अब्दुल्ला था, लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि सिद्दीक़ वो है, मैंने सब के एहसानात को उतार दिया, लेकिन सिद्दीक़ के एहसान मुझे अब भी बाकी हैं, इनका सिला इनको अल्लाह ही देगा। Hazrat Abu Bakr Siddiq's life is being taught to us today from the speeches that ulama are doing on the importance and life what he has brought to us, and his life is very blessed of being amongst the main Sahaba, the companions, and that is of the Holy Prophet alayhi salatu wasalam. He has brought the message and carried that on. MashaAllah, this is our महफिल tonight and I really like these महफिल. महफिल के आखिर में लंगर का भी एहतमाम किया गया। बरतानिया में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी न सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि सहाबा कराम की ज़िंदगी को नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए तकारीब का इनेकाद कर रही है, जो कि बच्चों की तालीम और तरबियत और इस्लाम को समझने में मददगार साबित हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बैफ्ता अवार्ड्स में जहां फिल्मी सितारे जगमगाए, वहीं शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट की एंट्री ने भी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सफेद गाउन ज़ेब तन किए डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन ने जब अवार्ड शो के कारपेट पर कदम रखे तो देखने वालों की धड़कनें रुक सी गईं। यही नहीं बल्कि बाफ्टा अवार्ड्स के सदर शहजादा विलियम भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगे। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन की शिरकत ने तकरीब की खुशियों को दोबाला कर दिया। शुरका ने अपनी कुर्सियों से उठकर उनका भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब के अख्ताम पर शाही जोड़े ने तमाम फिल्मी सितारों से मुलाकात की और अवार्ड पाने वालों को मुबारकबाद भी दी। लंदन में भी चीन के कमरी साल का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। चीन के रवायती ड्रैगन और लाइन डांस देखने वालों का दिल मोह लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बरतानिया की गलियां भी चीन के कमरी साल के मौके पर दुल्हन की मानिंद सज गई। कहीं रवायती लाइन एंड ड्रैगन डांस शो तो कहीं लोगों की परेड ने नए साल के जश्न को शानदार रूप दे दिया।
इस मौके पर चीन की सकाफत के हवाले से स्टेज ड्रामे भी पेश किए गए। लंदन की तरह मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम और दीगर शहरों में भी कमरी साल के जश्न के रंग भर गए। पेरिस के नवाही इलाके मोनफरमोई में सजा रंगारंग मल्टी कल्चरल फैशन शो में दीगर फैशन डिजाइनर्स के साथ पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर आसफा हाशमी ने पाकिस्तानी मलबूसात पेश किए और खूब दाद वसूल की। इसी पर देखिए राजा हबीब की ये रिपोर्ट। पेरिस के नवाही इलाके मोनफरमोई में सजा रंगारंग बैनुल-अक़वामी कल्चरल फैशन शो, जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक के फैशन डिजाइनर्स ने अपने मुल्क के कल्चर के मुताबिक मलबूसात की नुमाइश की, जबकि पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर आसिफा हाशमी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तानी मलबूसात पेश किए। फैशन डिजाइनर आसफा हाशमी के तैयार करदा पाकिस्तानी मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर कैट वॉक ने कल्चरल फैशन शो को 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ सकाफतों पर मबनी मुख्तलिफ मलबूसात पहनकर जब मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक की तो मनाजिर देखने के काबिल थे। मल्टी कल्चरल फैशन शो में जहां मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग देखे गए, वहां पाकिस्तानी सकाफत की झलक ने इवेंट का मजा दुबाला कर दिया। कैमरा टीम के साथ राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।